हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 31 अगस्त में हम पहुंच चुके हैं और आज 10 नए एरियाज को डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के जो एरियाज है वो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन 10 एरियाज के ऊपर 10 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन के बारे में जानेंगे। देन इंडिया की कोस्ट लाइन को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा। पीएमजेडीवाई के बारे में जानेंगे, अग्निपथ स्कीम को लेकर डिस्कशन होगा। ऑरेंज एरिया क्या होता है, फ्रीडम टू डिफाइन लैंड, इसके ऊपर भी एक एक क्वेश्चन रहेगा। फॉरेस्ट एरियाज किसके अंडर आते हैं वो जानेंगे। आश्वासन कैंपेन को डिस्कस करते हुए प्रोजेक्ट संपूर्ण। एंड फाइनली फुल कोर्ट मीटिंग जो भी रिसेंटली करी जा रही है उसको लेकर एक एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जो यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है दैट इज ऑफ 6 मार्क्स, तो कम से कम 6 आपको यहाँ पर स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 0 एंड फॉर एवरी मिस रीडिंग, जहां पर आपको इनकरेक्ट पूछा गया और आपने करेक्ट समझ के उसे आंसर कर दिया, या सिमिलर अदर मिस्टेक जो आप करते हैं, तो वहां पर पेनल्टी रहेगी -2 की। 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, आप अपने टारगेट कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज और आर इंक्लूडेड इन स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन। तो जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन है इसमें कौन कौन से मंत्रालय शामिल है? क्या इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंक्लूड होगा? हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC, ये हो सकता है बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये भी हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए कौन कौन सा मंत्रालय इसमें शामिल है। जो कैंपेन है इसे रिसेंटली शुरू किया गया है, ये किसके द्वारा लेकर आया गया होगा? इसमें डेफिनेटली NDMA तो शामिल है। NDMA क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इवन इंडियन कोस्ट गार्ड ICG भी इसके अंदर शामिल है। दूसरी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी इसके अंदर शामिल है, अलोंग विद अर्थ साइंस मिनिस्ट्री एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, जल शक्ति इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ ये है किस चीज़ के लिए? देखिए, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन जो है ये मरीन एरिया के अंदर, ठीक है, सागर के अंदर बेसिकली पोल्यूशन को कम करने को लेकर है। इंडिया की कोस्ट लाइन आप जानते हैं काफ़ी बड़ी है, अप्रॉक्सीमेटली 7500 किलोमीटर्स हैं, इससे भी ज़्यादा है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है और पोल्यूशन जो है वो हो रहा है मैन मेड एक्टिविटीज़ के कारण। उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसी के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन को शुरू किया गया। इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है इको मित्रम, उसे भी लॉन्च किया गया है। और इसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है इसका इस्तेमाल भी बंद किया गया है। ये भी हेल्प करेगा क्योंकि काफ़ी बार देखा गया जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है वो पानी में बहा दिया जाता है ना, उसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, जिसे क्लीन कोस्ट सेफ सी कैंपेन भी कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इंग्लिश वर्जन वाला क्लीन कोस्ट सेफ सी। ठीक है, ये जो कैंपेन है इट्स अ 75 डे सिटीजन लेड कैंपेन, जिससे कि ओशन हेल्थ को हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के कलेक्टिव एक्शन से। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2 स्टेटमेंट को देकर पूछ रहे, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें तो ये 7500 किलोमीटर से ज्यादा है, हो सकता है। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है, ये भी पॉसिबल है। सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है। 10 सेकेंड्स में आपको ये आंसर करना है। देखिए, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो पीछे अभी हमने देखा कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, जो तट रेखा है, वो 7500 किलोमीटर के आसपास है, इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही मान के चलिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। और यस, अगर आप बात करेंगे यहाँ पर कोई ऐसा ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है, अगर आप दूसरे ओशन की बात करें तो, और दूसरे ओशन कौन कौन से? हमारे पास पैसिफिक ओशन भी है, कि क्या उसका नाम किसी कंट्री के ऊपर है? नहीं। हमारे पास आर्कटिक भी है, अटलांटिक भी है, क्या उसका नाम किसी कंट्री के ऊपर है? नहीं। लेकिन इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन जहां पर नाम किसके ऊपर पड़ा हुआ है, वहां पर किसी कंट्री के ऊपर ये नाम दिया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ ये जो हमारी कोस्टल एरिया है, यू कैन सी दैट। और अगर पूछा जाता है कि कौन से राज्य की जो कोस्टल लाइन है वो सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे तो गुजरात अलग से दिखा रखा है यहाँ पे, ये देखिएगा गुजरात में 1214 किलोमीटर। और अगर हम यूटी की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार जो है 1962 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो स्टेट का नाम पूछा जाए, यूटी का नाम पूछा जाए, जहाँ पर सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन आपको देखने को मिलेगी, यू कैन नाउ गिव द आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर है, पूछा गया पीएमजेडीवाई को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है इसे 2014-15 में लेकर आया गया था। अभी इसने अपने 8 साल
कंप्लीट करे हैं, तभी ये न्यूज़ में थी दोबारा से कि क्या इसने कुछ सक्सेस हासिल करी भी सही या नहीं। यूनिवर्सल एक्सेस दिया जाता है, क्या इसमें बैंकिंग सर्विसेज का इस योजना के अंदर हो सकता है? क्या इसमें कोई फाइनेंशियल लिटरेसी का कंपोनेंट भी है? ये भी पॉसिबल है। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट्स विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ के अंदर दी जाती है, जिसमें 5,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट किए जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं। 14-15 के अंदर जब बीजेपी फर्स्ट टाइम जीत कर आई थी, तब मिस्टर अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उस टाइम पर प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर आया गया था, और इसे नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जिनके पास बैंक के खाते ही अवेलेबल नहीं थे, उनके यहाँ पर बैंक अकाउंट्स को ओपन किया जा रहा था, और यहाँ पर बाकी सभी बैंकिंग फैसिलिटीज जो अब तक बाकी सभी लोगों के पास अवेलेबल होती थी, वो यूनिवर्सल लेवल पे प्रोवाइड करी जा रही थी अलोंग विद फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी का कंपोनेंट भी अवेलेबल है। इसके अंदर क्या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है? बिल्कुल है, लेकिन ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना है? 10,000। ठीक है, तो एवरी एलिजिबल एडल्ट कैन विड्रॉ अप टू 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे 5,000 का जो अमाउंट है वो गलत दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। अदरवाइज अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर 6 पिलर्स भी आपको दिए हैं, और मैंने आपको बताया था कि netmonk.com के ऊपर जब भी आप रिवाइज करें वहां पर देख सकते हैं इन सब चीज़ों को, ताकि जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। 6 पिलर्स के अंदर इसमें आपका एक तो यूनिवर्सल एक्सेस आ जाता है, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग इसके अंदर अवेलेबल रहेगा। सेकंड, इसके अंदर बेसिक सेविंग अकाउंट आपको मिल जाता है, जिसमें ओडी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है 10,000 तक। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कंपोनेंट इसमें है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। सिर्फ अकाउंट खोल देना काफी नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी देना काफी जरूरी है, और फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर आपके लेक्चर्स जो है लबासना के अंदर भी होने वाले हैं। क्रेडिट गारंटी फंड जो है वो भी इसके अंदर क्रिएट करने की बात करी गई थी। साथ ही साथ इंश्योरेंस एक्सीडेंट कवर इसके अंदर देने की बात करी गई थी, 1 लाख तक लाइफ कवर दिया जाएगा, एक्सीडेंट कवर इसके अंदर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं इंश्योरेंस का जो कंपोनेंट है वो लिख देता हूँ। एंड फाइनली अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए पेंशन स्कीम का कंपोनेंट भी इसके अंदर रहने वाला है, तभी इसे यूनिवर्सल स्कीम कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। रुपे कार्ड्स भी दिए जाएंगे, जीरो बैलेंस अकाउंट इसके अंदर खोले जाने वाले हैं। टोटल बैलेंस जो है वो बताया गया कि अकाउंट के अंदर कितना आ चुका है। ये डेटा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कम से कम ये जरूर आपके पास होना चाहिए कि कितने जीरो बैलेंस अकाउंट खुल चुके हैं। एक मोटा मोटा डाटा आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और रुपे कार्ड्स इशू किए जा चुके हैं, रूरल अकाउंट्स पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो बैंक मित्राज हैं वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जहां पर बैंक की ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर जगह पर ब्रांच खोलना फाइनेंशियली वायबल नहीं होता है, तो वहां पर बैंक मित्राज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट को देकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अग्निपथ जो है इट इज पैन इंडिया मैरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर एनरोलिंग सोल्जर। तो क्या ये पैन इंडिया स्कीम है? क्या ये मेरिट बेस्ड स्कीम है सोल्जर्स को एनरोल करने के लिए? हो सकता है। ऑल दोज रिक्रूटेड अंडर अग्निपथ स्कीम उनको अग्निवीर कहा जाएगा, ये भी पॉसिबल है। आफ्टर 4 ईयर्स सिर्फ 25% अग्निवीर जो है उनको रिटेन किया जाएगा आपके कार्डर के अंदर। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। रिसेंटली न्यूज थी कि नेपाल ने सस्पेंड किया है नेपाली यूथ का रिक्रूटमेंट अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट के अंदर इनको भी डेप्यूट किया जाता था, लेकिन अभी क्योंकि हमने अपनी स्कीम के अंदर चेंज किया, हमने जो आर्मी के अंदर एनरोलमेंट होता है, लिस्टिंग होती है, उस पूरे प्रोसेस को चेंज किया है। इसी वजह से नेपाल की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। अग्निपथ स्कीम के बारे में तो हम काफ़ी टाइम से पढ़ ही रहे हैं। क्या ये पैन इंडिया स्कीम है? बिल्कुल ठीक है। मेरिट बेस्ड स्कीम है? बिल्कुल ठीक है। इनको अग्निवीर कहा जाएगा, ये भी ठीक है। 25% जो अग्निवीर है उनको सर्विस में रखा जाएगा। 75% के लिए क्या प्रावधान है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये क्वेश्चन हमने काफ़ी पहले पढ़ा हुआ है जब अग्निवीर स्कीम को लेकर आया गया था। फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। सोचिए बाकी 75% के साथ क्या किया जाएगा। इसमें एज ब्रैकेट जो है 17.5 to 21 है। ये पूरा 3.5 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ सर्विसेज 4 ईयर्स की रहने वाली है, जिसमें ट्रेनिंग पीरियड भी रहेगा। पोस्ट रिलीज सेवा निधि पैकेज जो है वो यहाँ पर 11 से 12 लाख रुपए का रहने वाला है। बेसिकली जिनको एनलिस्ट नहीं किया जाएगा तो उनको एक सेवा पैकेज यहाँ पर देने का प्रावधान रखा गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि ऑरेंज एरिया को लेकर है। पूछा गया ये कौन सा एरिया होता है जहां पर ऑरेंजेस को प्रोड्यूस किया जाता है? कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्टेड एरिया होता है? फार्मिंग एरिया को ऑरेंज एरिया कहा जा सकता है, या फिर ऐसा एरिया जहां पर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑब्जेक्ट किया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ लैंड है जो फॉरेस्ट लैंड है,
उसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो नहीं देना चाह रहे हैं। तो बेसिकली एक तरफ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, और दूसरी तरफ आपकी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो बेसिकली ऑरेंज एरिया इज द रिजल्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉग जैम। 1951 के अंदर आज़ादी के बाद ज़मींदारी सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन ज़मींदारी सिस्टम खत्म होने के बावजूद भी कुछ एरिया ऐसा था जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लगता है कि वो उनके अंडर में आता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगता है कि वो उनके अंडर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑरेंज एरिया इसे कहा जाता है क्योंकि इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्लिक्टेड एरिया, क्योंकि अलग अलग दो डिपार्टमेंट्स जो है वो इसके ऊपर अपना डोमिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉग जैम भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेट 50 कूपन कोड जो है आप यूज कर सकते हैं वेरियस सीरीज के लिए। 2023 2024 के डे वाइज प्रिपरेशन कोर्सेज आर अवेलेबल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बात करें, द फ्रीडम टू डिफाइन लैंड विच हैज नॉट बीन ऑलरेडी क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट बाय द सेंटर और स्टेट रिकॉर्ड हैज बीन द प्रेरोगेटिव ऑफ द। फ्रीडम किसके पास होती है? जिस लैंड को डिफाइन नहीं किया गया है किसी भी तरीके से फॉरेस्ट के तौर पर, चाहे हम स्टेट की बात करें या सेंटर की बात करें, तो ये प्रेरोगेटिव, ये किसके पास डिसीजन आएगा कि उस लैंड को किस तरीके से डिफाइन करना है? क्या ये पावर सेंटर के पास होगी, क्या स्टेट के पास होगी, जुडिशरी के पास होगी, या नन ऑफ द अबव? आपको बताना है कि किसी भी लैंड को जिसे अभी तक फॉरेस्ट के तौर पर क्लासीफाई नहीं किया गया है, किसके पास फ्रीडम रहती है कि उसको इस तौर पर क्लासीफाई किया जा सके। चलिए देखिए, ना ही सेंटर को इसके बारे में आइडिया था, ना ही स्टेट को इसके बारे में आइडिया था। केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1996 के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर गोदवर्मन जजमेंट जो है इसको यहां पर डिलीवर किया। 1996 के अंदर जब ये जजमेंट आती है तो जजमेंट अलाउ करता है स्टेट्स को कि वो अपना एक क्राइटेरिया बनाए जिसके हिसाब से जो लैंड एरिया है उसे फॉरेस्ट के तौर पर डीमार्केट किया जा सके। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज का भी इसमें यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बात कर रहा है, फॉरेस्ट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट? क्या फॉरेस्ट सेंटर के अंतर्गत आता है, स्टेट के अंतर्गत आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, या रिजर्व लिस्ट में आता है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि फॉरेस्ट और ये जो ऑरेंज एरिया था ये न्यूज में था, तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है इस एरिया से भी। बताइए व्हाट कुड बी द आंसर। चलिए, फॉरेस्ट जो है ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, मींस सेंटर स्टेट दोनों का रोल इसके अंदर रहेगा। एंड ये जो लिस्ट आपकी 7 शेड्यूल के अंदर दी गई है ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एरियाज होते हैं जो सेंटर के अंतर्गत आते हैं, कुछ स्टेट, और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे कि फॉरेस्ट जिसके ऊपर सेंटर स्टेट दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। राइट, तो करेक्ट आंसर विल बी सी ओनली। यहाँ पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो जो एरियाज है, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसमें सेंटर स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, उसमें एजुकेशन आता है, फॉरेस्ट आता है, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सभी एरियाज आते हैं। ऐसे एरियाज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसे सेंटर अपने पास रखता है, लाइक डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, लोकल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जैसे पुलिसिंग हो गया, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, ट्रेड, ये सब एरिया स्टेट के पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आश्वासन कैंपेन को लेकर है। इसे कहा गया है कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसको लेकर आया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए कौन सा मंत्रालय इसे लेकर आया होगा। चलिए देखिए, अगर आपने इसका आंसर दिया है ए तो आप अपने आप को 1 मार्क दीजिएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है सी तो भी अपने आप को 1 मार्क दीजिएगा। लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में आंसर दिया कि सर ए एंड सी दोनों होगा, इन दैट केस 1 + 1 1 मार्क एक्स्ट्रा फॉर द बोनस, ये चीज रिकॉग्नाइज करने के लिए वो आपको मिलेगा। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर डोर टू डोर जाकर ट्यूबरोक्लोसिस के जो केसेस होते हैं उनको स्क्रीन करना शुरू किया है। मोर देन 68,000 विलेजेस जो है वो इस आश्वासन कैंपेन के अंदर कवर किए जा रहे हैं ताकि टीबी जो ट्यूबरोक्लोसिस है उसकी प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन अगर आपने ए एंड सी को पहचान लिया था कि ये दोनों ही करेक्ट है तो गिव योर सेल्फ 1 एक्स्ट्रा मार्क। ठीक है, चलिए
लेट्स मूव टू, यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस दिए हैं, वैसे आपको टीबी को लेकर बेसिक डेटा जो है वो दिया हुआ है ताकि आप इसे एग्जाम में लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जो कि प्रोजेक्ट संपूर्ण को लेकर है, पूछा गया प्रोजेक्ट संपूर्ण को लेकर बताएं कौन सा कथन आपका सही है। ये एक स्कीम है जो कि मेल न्यूट्रिशन को टारगेट करती है। मदर ऑफ ए हेल्दी चाइल्ड ऑफ एन आंगनवाड़ी सेंटर को इसके अंदर एक टारगेट मदर के साथ पेयर किया जाता है। मदर्स आर एनरोल्ड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसमें मदर्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर एनरोल किया जाता है। 10 सेकंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा सराहा था, इसके अंदर जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उसको काफ़ी ज़्यादा सराहा था, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसके बारे में बात करी गई है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली संपूर्ण प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जा रहा है, मेल न्यूट्रिशन, खासतौर पे जो एक्यूट सीवियर मेल न्यूट्रिशन है उसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, और इसमें बिल्कुल ठीक है मदर की जो पेयरिंग है वो भी करी जा रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में एनरोलमेंट भी कराया जा रहा है। तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। इसके अंदर ये भी देखा जा रहा है कि संपूर्ण स्कीम के बाद भी अगर बच्चों को जो हेल्प करी जा रही है उसके बाद भी अगर वो कुछ इंप्रूवमेंट शो नहीं करते हैं, ठीक है, इफ दे डू नॉट शो एनी इंप्रूवमेंट दे विल बी चेक्ड एंड ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उनको यहां पर ट्रीट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। करेक्ट आंसर विल बी सी। और इस तरीके के प्रोग्राम की जरूरत क्यों, क्योंकि अगर आप अंडरवेट किड्स हमारे यहां पर देखेंगे, ठीक है, साथ ही साथ आप स्टंटिंग, ठीक है, वेस्टिंग के केसेस देखेंगे तो नंबर वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। एनीमिया के केसेस भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तभी इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़रूरी हैं ताकि मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म किया जा सके। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है फुल कोर्ट मीटिंग को लेकर पूछ रहा है, बताएं फुल कोर्ट मीटिंग को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुलाते हैं, हो सकता है ये एक पर्टिकुलर कैलेंडर को फॉलो करती है, मे बी। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। अभी रिसेंटली एक फुल कोर्ट मीटिंग जो है इसे कन्वीन किया गया था, अब वो किसके डिस्क्रिप्शन पे था वो आपको सोचना है, क्या चीफ जस्टिस थे या प्रेसिडेंट थे, क्या ये किसी कैलेंडर को फॉलो करता है ये भी आपको बताना है। देखिए अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सभी जजेस जो हैं उन्होंने शिरकत करी थी, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर कैलेंडर को फॉलो नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे और विनर ऑफ द डे भी आज हमारे पास हैं, तो उनका नाम भी यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो रिवीजन के अंदर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मेंशन करने की कमेंट सेक्शन के अंदर जो मैं आपसे पूछता हूँ, या अदरवाइज भी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन के बारे में देखा था हमने, जल्दी से बताएं यहाँ पर कौन कौन से मंत्रालय इसके अंदर शामिल हैं। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस शामिल है, बिल्कुल, एनडीए में भी शामिल है, एंड एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भी इसके अंदर अवेलेबल है। 7500 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है। इको मित्रम ऐप जो है उसको यहाँ पर लेकर आया गया, वो भी हमने देखा था। ओशन हेल्थ को लेकर भी बात यहाँ पर करी गई थी, ठीक है। इंडियन ओशन अपने आप में अकेला ओशन है जिसके नाम पर ही ओशन का नाम जो है वो रखा गया है। हमने यहाँ पे 7500 किलोमीटर का एरिया भी देखा था, गुजरात एंड देन अंडमान निकोबार के बारे में भी जाना था जहां पर कोस्ट लाइन आपको सबसे बड़ी दिखाई देती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जल्दी से बताएं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है वो कितने रुपए की दी गई है। इसमें वेरियस बैंकिंग सर्विसेज जो है फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन के साथ प्रोवाइड करी जाती है, इसके वेरियस पिलर्स जो थे वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन के अंदर अग्निपथ अग्निवीर स्कीम के बारे में देखा था, तो अग्निवीर जो है वो यहाँ पर 3.5 ईयर्स के लिए 4 ईयर्स के लिए लेकर आए जाते हैं, और इसमें 75% लोगों के साथ क्या होता है वो आपको बताना है। पैन इंडिया स्कीम है, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट स्कीम है, ये भी हमने डिस्कस किया था। इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऑरेंज एरिया देखा था जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्फ्लिक्टेड एरिया कहलाता है। फिर यहां से आगे बढ़कर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में जाना था जो कि बात कर रहा था फ्रीडम ऑफ और फ्रीडम टू डिफाइन द लैंड, जो कि फॉरेस्ट एरिया के तौर पर डिफाइन करनी है। उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, कौन सी थी, गोदवर्मन जजमेंट 1996 के अंदर आते हैं जिसमें कहा गया कि ये चीज स्टेट्स के द्वारा करी जा सकती है। नेक्स्ट हमने फॉरेस्ट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, इसके बारे में जाना था, तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। हमने कॉन्करेंट स्टेट और सेंटर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज आते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस किया था। आश्वासन कैंपेन जो है वो टीबी ट्यूबरक्लोसिस से लेकर हेल्थ और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री दोनों मिलकर इसे चला रहे हैं, ये भी देखा था। देन प्रोजेक्ट संपूर्ण जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ने भी अप्रिशिएट किया, इसके बारे में डिस्कशन किया था। ये मेल न्यूट्रिशन को टारगेट करता है और इसमें जो मदर्स होती है उनकी पेयरिंग करी जाती है, वो भी हमने देखा था। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था फुल कोर्ट मीटिंग जो कि सीजीआई के द्वारा बुलाई जाती है और इसका कोई भी पर्टिकुलर कैलेंडर नहीं होता है। लास्ट टाइम का जो करेक्ट आंसर दिया है सूर्य प्रकाश सिंह ने दिया, नेटमुक prep@gmail.com पे मेल करके बता दीजिएगा सूर्य अपनी ईमेल आईडी को लेकर, सो दैट आपको फ्री कोर्स के अंदर एनरोल किया जा सके। आज का प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो है विच रीजन हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, कौन से रीजन की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है भारत के अंदर, राइट। हिंट मैं इसमें दे देता हूं और हिंट है
ना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा और अभी अपने मार्क्स जो हैं जल्दी से लिख दीजिए किस किसने कितना कितना स्कोर किया ताकि पता चल सके कि टॉप पोजीशन पे कौन है। अगर 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर किया ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन, अदरवाइज आपको मेहनत करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे ऊपर की कैटेगरी में आने के लिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल बटन को प्रेस करेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन है वीडियोज़ के वो आपको मिल जाया करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।